नमस्कार। प्रश्न बैंक हल कक्षा 9वीं विज्ञान में पढ़ेंगे। अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ब सही है। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। ठोस अवस्था में न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, द्रव में उससे थोड़ी अधिक दूरी और गैस में उससे अधिक दूरी होती है। फिर तीसरा है पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड्यता होती है। किसकी होती है? ठोस की होती है। ऑप्शन नंबर अ सही है। चौथा है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। कौन सी अवस्था है? वह द्रव अवस्था है। ऑप्शन नंबर ब सही है। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है किसमें? ठोस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर अ सही है। सातवां है गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरकर रखा जा सकता है? संपीड्यता। प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला है जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका खलिस्तान कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो यहाँ आ जाएगा गलनांक। फिर लेते हैं दूसरा, बर्फ का गलनांक खलिस्तान केल्विन होता है। कितना होता है? 373 केल्विन होता है। 373 केल्विन होता है। जल के कणों की ऊर्जा खलिस्तान केल्विन ताप पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। कितनी हो? 373 डिग्री केल्विन पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। फिर चौथा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खलिस्तान नाम से भी जाना जाता है। शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को खलिस्तान कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्वथनांक से कम में यदि गैस में बदलने लगे तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। तो चलिए पहला है जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? 273 डिग्री केल्विन होता है। फिर 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है? कितना होता है? 273 हो जाता है परम शून्य ताप और उसके आगे कितने बढ़ गए? 27 बढ़ाने पर 300 आता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन। अध्याय 2 है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो देखिए पहला सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। विलयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर अ सही है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं विलायक। ऑप्शन नंबर ब सही है। फिर तीसरा है टिंक्चर आयोडीन के विलयन में विलेय है। विलेय कौन है? आयोडीन है। ऑप्शन नंबर ब सही है। सोडा जल विलयन में विलेय होता है। अब सोडा जल विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड विलेय होता है। वायु एक विलयन है। किसका? गैस में गैस का विलयन है। ऑप्शन नंबर अ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? कौन सा पदार्थ हो सकता है? नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन,
उपरोक्त सभी ऊर्ध्वपातित हो सकते हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम खालिस्थान होता है। कौन होता है? फोम, रबर और स्पंज में परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है, तो यहाँ आ जाएगा ठोस होता है। फिर देखते हैं अगला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम खालिस्थान होता है। क्या होता है इसमें? इसमें होता है द्रव। फिर अगला है, टिंडल प्रभाव खालिस्थान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, तो लिख देंगे कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को खालिस्थान विधि से पृथक किया जा सकता है। आशवन विधि से पृथक किया जा सकता है। फिर अगला है, डाई के घटक रंगों को खालिस्थान विधि से पृथक किया जा सकता है क्रोमेटोग्राफी से, तो लिख देते हैं यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। पीतल के घटक कौन कौन हैं? जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर हैं। फिर कोहरा, बादल एवं कुहासा में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? इसमें परिक्षेपण माध्यम होता है गैस। फिर आगे है, शेविंग क्रीम में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? शेविंग क्रीम में परिक्षेपण माध्यम होता है द्रव। फिर अगला है, दूध एवं फेस क्रीम में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है? तो इसमें होती है परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है। फिर पांचवा है, जेली एवं पनीर में परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है? जेली एवं पनीर में परिक्षिप्त अवस्था द्रव होती है। फिर अगला है, मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है? मक्खन में परिक्षेपण अवस्था ठोस होती है। अध्याय 3 है परमाणु एवं अणु। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। चलिए लेते हैं पांचवा वस्तुनिष्ठ। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, क्या होता है? NaNO3, तो NaNO3 ऑप्शन नंबर अ सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो लेते हैं पहला, क्या है रिक्त स्थान? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान खालिस्थान होता है। कितना होता है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान? 12 होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान खालिस्थान होता है 35.5 होता है। फिर अगला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र खालिस्थान होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। फिर अगला है, सल्फाइड का संकेत होता है S- या S2-। फिर आगे आया, सल्फाइड का संकेत होता है, क्या है सल्फाइड का संकेत? SO3 2-। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो चलिए पहला ले लेते हैं, तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम लिखिए। क्या है? IUPAC। फिर अब है अगला, स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो क्या होगा? J.L. प्राउस्ट ने दिया था स्थिर अनुपात का नियम। अब आगे लेते हैं अगला नंबर, परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? किस इकाई में मापा जाता है? नैनोमीटर में मापा जाता है, तो यहाँ हो जाएगा नैनोमीटर। आगे है, किस वैज्ञानिक ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया था जो उन तत्वों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था?
बर्जेलियस ने दिया था, तो यहाँ आ जाएगा बर्जेलियस। आगे आ जाएगा 5वां नंबर, परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए किस तत्व को मानक संदर्भ के रूप में स्वीकार किया गया था? किसे? तो परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए किसे मानक संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया गया था? कार्बन को, तो कार्बन 12 को। फिर आगे आ जाएगा, परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आयन। अध्याय 4 है, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। कैनॉल रे की खोज किसने की? कैनॉल रे की खोज किसने की? ई गोल्डस्टीन ने की। ई गोल्डस्टीन ने की। ऑप्शन नंबर आ सही है। दूसरा है, कैनॉल रे होती है न्यूट्रल धन आवेशित, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर असही है, धन आवेशित। तीसरा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर आ सही है। चौथा है, अल्फा कण होते हैं द्विआवेशित हीलियम, तो क्या होते हैं? 2 आवेशित द्विआवेशित हीलियम, ऑप्शन नंबर ब सही है। किसी परमाणु का केंद्रक होता है धन आवेशित होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे धन आवेशित, ऑप्शन नंबर अ सही है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास खालिस्तान नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? बोर ने किया, तो यहाँ पर आ जाएगा बोर। फिर आ जाएगा, Mg की संयोजकता खालिस्तान होती है, तो कितनी होती है? मैग्नीशियम की संयोजकता +2 होती है, तो यहाँ लिख देंगे +2। फिर आया, किसी तत्व की प्रोटॉन संख्या ही तत्व की खालिस्तान होती है। प्रोटॉन संख्या ही उसकी परमाणु संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, तो यहाँ लिख देंगे परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। फिर आगे आ जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व का क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, जो कि उसके केंद्रक में होता है और दोनों के योग के बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान। फिर आगे आया, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या खालिस्तान होती है। कितनी होती है? 3 होती है, तो यहाँ लिख देंगे 3। फिर समस्थानिकों के रासायनिक गुण खालिस्तान होते हैं, समान होते हैं उनके रासायनिक गुण। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। फिर 7वां नंबर है, क्लोरीन के खालिस्तान समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। फिर वैज्ञानिक खालिस्तान ने यह प्रतिपादित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। ये जे थॉमसन ने कहा था, जे थॉमसन ने ही कहा था। फिर आगे आया, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा खालिस्तान की खोज संभव हुई। नाभिक की खोज अल्फा कणों के प्रकीर्णन द्वारा हुई थी, नाभिक की खोज। न्यूट्रॉन की खोज खालिस्तान द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? चैडविक के द्वारा की गई, तो चैडविक लिख देंगे यहाँ। फिर आखिरी है, एक न्यूट्रॉन में खालिस्तान आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन में कितना आवेश होता है? 0 होता है। अब सही जोड़ी मिलाइए, तो यूरेनियम की सही जोड़ी क्या हो जाएगी? परमाणु भट्टी। फिर कोबाल्ट की सही जोड़ी क्या हो जाएगी? कैंसर का उपचार। फिर घेंघा रोग के सामने क्या आ जाएगा? आयोडीन। घेंघा रोग के सामने क्या आ जाएगा? आयोडीन। कैल्शियम एवं आर्गन के सामने आ जाएगा समभारिक हैं ये, तो क्या आ जाएगा? समभारिक। और प्रोटियम एवं ड्यूटेरियम क्या हैं? समस्थानिक हैं।
जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगा, निम्नलिखित में से किस जीव में मात्र एक कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होती है? किसमें होती है? तो देखते हैं, अमीबा एवं क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया। अमीबा एवं पैरामीशियम तो इन सभी में होती है, तो हम लिख देंगे उपरोक्त सभी। फिर अगला आया, कोशिका के खोजकर्ता हैं। कौन है? रॉबर्ट हुक हैं, ऑप्शन नंबर आ सही है। तीसरा है, पादप कोशिका भित्ति निर्मित होती है। कहाँ? सेल्यूलोज द्वारा, ऑप्शन नंबर आ सही है। फिर गुणसूत्र निर्मित होते हैं। गुणसूत्र निर्मित होते हैं डीएनए के और प्रोटीन के, तो उपरोक्त दोनों के। फिर आया, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, ऑप्शन नंबर आ सही है। छठवा है, केंद्रकाय पाया जाता है। केंद्रकाय जीवाणु में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आ सही है। अब सही जोड़ी मिलाइए, तो RER का संबंध है प्रोटीन का निर्माण से, तो ये देखिए। फिर दूसरा है, SER का संबंध किससे है? वसा का संश्लेषण, वसा का संश्लेषण। तीसरा है, गाल्जी काय का संबंध किससे है? लाइसोसोम का निर्माण, तो लाइसोसोम का निर्माण से मिला देंगे। और प्लास्टिड का संबंध किससे है? तो प्रकाश संश्लेषण से है, तो यहाँ से प्रकाश संश्लेषण को मिला देंगे। और लाइसोसोम का संबंध है आत्मघाती थैली से, ये आ जाएगा आत्मघाती थैली। अध्याय 6 ऊतक। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि हुई उत्तरदायी होता है? वृद्धि हेतु उत्तरदायी कौन सा होता है? तो यहाँ आएगा शीर्षस्थ विभज्योतक। जिन मांसपेशियों को हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? ऐच्छिक पेशी, कंकाली पेशी, रेखित पेशी, यानी उपरोक्त सभी। फिर अगला है, कार्डियक पेशी पाई जाती है। कार्डियक पेशी पाई जाती है कहाँ? हृदय में, ऑप्शन नंबर अ सही है। फिर चौथा है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है, क्या होती है? न्यूरॉन होती है। फिर पांचवा है, कार्डियक पेशी होती है, एक केंद्रिकीय होती है, ऑप्शन नंबर आ सही है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अनैच्छिक पेशियों में खालिस्थान केंद्रक होता है, एक केंद्रक होता है। फिर आया, फेफड़ों की श्वसनी में खालिस्थान पेशियां पाई जाती हैं, कैसी पाई जाती हैं? अनैच्छिक पाई जाती हैं, अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। फिर अनैच्छिक पेशियों को खालिस्थान पेशी भी कहते हैं, अरेखित पेशी भी कहते हैं, अरेखित पेशी भी कहते हैं। अगला है, एक्सोन खालिस्थान ऊतक का भाग होता है, तंत्रिका ऊतक का भाग होता है, तंत्रिका ऊतक का भाग होता है। आहार नली में खालिस्थान पेशियां पाई जाती हैं, अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, आहार नली में भी अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। फिर छठवा है, चिकनी पेशियों को खालिस्थान पेशी भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? अरेखित पेशी भी कहते हैं। फिर आगे आया, हमारे शरीर में गति के लिए खालिस्थान ऊतक उत्तरदायी होते हैं, पेशीय ऊतक उत्तरदायी होते हैं। अब लेते हैं अध्याय 7 जीवों में विविधता से पहला प्रश्न लेते हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं,
कौन है? चार्ल्स डार्विन हैं। ऑप्शन नंबर आ सही है। 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? व्हिटेकर ने। ऑप्शन नंबर आ सही है। वे वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है। क्या होती है? जाति होती है। ऑप्शन नंबर द सही है। मोनेरा में पोषण होता है। मोनेरा में पोषण कैसा होता है? स्वपोषी और विषमपोषी, उपरोक्त दोनों होता है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। तो देखिए, एक कोशीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। किसमें आते हैं? प्रोटिस्टा। तो यहाँ आ जाएगा प्रोटिस्टा में। ऑप्शन नंबर स सही है। विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव होते हैं कवक में। ऑप्शन नंबर आ सही है। कोशिका भित्ति युक्त बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव किस वर्ग में आते हैं? किस वर्ग में आते हैं? ये प्लांटी वर्ग में आते हैं। 8वां आएगा, जिन पौधों की शारीरिक संरचना में जड़, तना एवं पत्ती में विभेदीकरण नहीं पाया जाता उन्हें रखा गया है थैलोफाइटा में। ऑप्शन नंबर आ सही है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला है पादप जगत का उभयचर खालिस्तान वर्ग के पौधों को कहा जाता है। किसे? ब्रायोफाइट वर्ग के कहा जाता है। तो क्या कहेगा? ब्रायोफाइट वर्ग के पौधों को कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। फिर दूसरा है, पौधों में जल तथा भोजन के संवहन के लिए खालिस्तान ऊतक पाए जाते हैं। संवहन ऊतक पाए जाते हैं। तो यहाँ जाएगा संवहन। फिर अगला है, जिम्नोस्पर्म को खालिस्तान पौधे भी कहा जाता है। नग्न बीजी भी कहा जाता है। नग्न बीजी। फिर अगला आ गया, एंजियोस्पर्म को खालिस्तान भी कहा जाता है। पुष्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पी कहा जाता है। फिर पोरीफेरा के सदस्यों को सामान्यतः खालिस्तान कहा जाता है। पोरीफेरा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। स्पंज। फिर 6वां है, प्लेटीहेलमाइंथेस फाइलम संघ के सदस्यों को खालिस्तान भी कहा जाता है। चपटा कृमि कहा जाता है। चपटा कृमि। आगे आया, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ खालिस्तान है। आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा। फिर आया 8वां नंबर, मत्स्य वर्ग में हृदय खालिस्तान कक्षीय होता है। 2 कक्षीय होता है। अध्याय 8 गति। पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे खालिस्तान कहते हैं। उसे कहते हैं गतिशील अवस्था में। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर सही है। दूसरा है, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ सही है। फिर तीसरा है, वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तो यहाँ जाएगा वेग। फिर प्रति इकाई समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण कहलाता है। फिर आया, एक निश्चित दिशा में खालिस्तान को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चाल को ही क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आप एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरे करते हैं। आपके द्वारा तय विस्थापन बताइए। विस्थापन तो 0 होगा। फिर आगे आएगा, किसी वस्तु को स्थिर अवस्था में कब कहा जाता है? जबकि समय के सापेक्ष उसकी गति ना बदले। गति ना बदले तो वह क्या कहलाएगी? स्थिर अवस्था में कहलाएगी। फिर किसी वस्तु को गति अवस्था में कब कहा जाता है?
जबकि समय के सापेक्ष उसकी गति बदलती रहे। गति अवस्था में क्या कहा जाएगा? वस्तु की गति बदलती रहे। गति में बदलाव हो। किसी वस्तु को गति अवस्था में कब कहा जाता है? जबकि समय के सापेक्ष उसकी गति बदले। फिर चौथा देखिए, त्वरण का एसआई मात्रक लिखिए। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर आगे आ गया, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तात्क्षणिक चाल नापता है। तात्क्षणिक चाल मापता है। फिर आगे आया, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब उसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? उसका मार्ग दिखाई पड़ता है सरल रेखीय। अध्याय नंबर 9, बल एवं गति के नियम। सही विकल्प का चयन कीजिए। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं। परिवर्तन का जो विरोध किया उसे हम जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब सही है। दूसरा है, बल का मात्रक है। क्या है? न्यूटन है। फिर तीसरा, असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील हैं, किसका वेग अधिक होगा? किसका? हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा। फिर आया, m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग होगा। क्या होगा? mv। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल खालिस्तान दिशा में कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। फिर अगला आया, संवेग परिवर्तन की दर खालिस्तान के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके अनुक्रमानुपाती होती है? बल के अनुक्रमानुपाती होती है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी गतिशील वस्तु का वेग खालिस्तान रहता है, वेग नियत रहता है। फिर आगे आ जाएगा, किसी वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने का गुण खालिस्तान कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। फिर आगे आ गया 5वां नंबर, किसी वस्तु का खालिस्तान उसके जड़त्व की माप है, उसका द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। अध्याय 10, गुरुत्वाकर्षण। सही विकल्प का चयन कीजिए। भार का एसआई मात्रक है। क्या है? न्यूटन है। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। दूसरा है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि इनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए? यदि हम दुगनी कर देंगे तो 1/4 रह जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। फिर आगे होगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा। कितना होगा? 12 किलोग्राम ही होगा। ऑप्शन नंबर आ सही है। फिर चौथा है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, चंद्रमा पर इसका भार होगा। कितना होगा? कितना होगा? 5 न्यूटन होगा। यानी चंद्रमा पर भार 1/6 गुना हो जाता है, तो 30 का 1/6 जब हम करेंगे तो 5 न्यूटन रह जाएगा। आगे, गुरुत्वीय बल का मान निम्न में से कहाँ अधिक होगा? कहाँ अधिक होगा? पृथ्वी सतह पर, ध्रुवों पर। फिर छठवां है, गुरुत्वाकर्षण बल क्षीण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? क्षीण बल है। फिर सातवां है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? किसने दिया? न्यूटन ने दिया। फिर आगे, निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है बताना है हमें। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को गति कराने वाला बल है, समुद्र में ज्वार तथा भाटा लाने का कारक बल भी गुरुत्वाकर्षण बल ही है। यानी उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका उत्तर। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु का खालिस्तान द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के बराबर
होता है। फिर दूसरा है सभी वस्तुएं किसी तरल में डूबाने पर खाली स्थान बल का अनुभव करती हैं। उत्प्लावक बल का अनुभव करती हैं, तो उत्प्लावक बल का अनुभव करती हैं। फिर आगे आया गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों में विषुवत रेखा की ओर जाने पर खाली स्थान होता है, घटता है। ध्रुवों से जब हम विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो घटता है और ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है। फिर देखते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रमोद को खाली स्थान कहते हैं, इसे हम दाब कहते हैं। फिर प्रणोद को प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। फिर आगे आया किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व खाली स्थान के घनत्व का अनुपात होता है। घनत्व व जल के घनत्व का अनुपात होता है। अध्याय 11 कार्य एवं ऊर्जा। तो कार्य एवं ऊर्जा में देखते हैं सबसे पहला प्रश्न सही विकल्प का चयन कीजिए। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जूल है, ऑप्शन नंबर अ सही है। दूसरा m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv² होगी। फिर तीसरा है किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, क्या हो सकता है? दोनों, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। एक बच्चा किसी भारी वस्तु पर 10 मिनट तक बल लगाकर खिसकाने का प्रयास करता है लेकिन वस्तु अपने स्थान से हिलती भी नहीं। इस घटना में बच्चे द्वारा किया गया कार्य होगा 0 कार्य होगा। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। जब विस्थापन ही 0 हो जाता है तो कार्य भी 0 हो जाता है। यहाँ आ जाएगा विस्थापन। फिर आगे आया 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। तो ये बल का हो जाएगा न्यूटन और विस्थापन का हो जाएगा मीटर। 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर बराबर 1 जूल होता है। फिर आगे आया जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य खाली स्थान होता है। यह कार्य तो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अगला है कार्य करने की क्षमता को खाली स्थान कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को खाली स्थान कहते हैं, इसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। फिर आ गया 1 किलो जूल बराबर 1 किलो जूल बराबर क्या होगा? तो 1 किलो जूल बराबर होगा 1000 जूल। तो यहाँ लिख देंगे 1000 जूल। फिर आगे आया एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। अभी हमने लिखा है 1/2 mv², गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। फिर दूसरा है एक जल पंप कुएं में पानी खींचकर ऊपर रखी टंकी में भर देता है। इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा रूपांतरण को कहते हैं विद्युत ऊर्जा। हमने चालू किया से यांत्रिक कार्य हुआ, तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण, ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण हुआ। फिर आगे देखते हैं 5 किलोग्राम की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 5 किलोग्राम की वस्तु है, यहाँ पर मान रख देंगे 1/2 m के स्थान पर रख देंगे 5 और वेग के स्थान पर रख देंगे 10 और वर्ग है तो 10 × 10। फिर हो गया 2 पंचे 10, 5 25 धाम 250। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 250 जूल हो जाएगा। 250 जूल इसका उत्तर आ जाएगा। फिर आया विज्ञान के अनुसार कार्य कब माना जाता है? जबकि बल लगने पर विस्थापन हो। देखिए बल लगने पर विस्थापन होगा तभी हम क्या मानेंगे? कार्य मानेंगे। विस्थापन होने पर
बल लगाने पर विस्थापन होने पर कार्य माना जाएगा। फिर आगे है, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो कार्य कितना होगा? तो भी कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। ऐसी स्थिति में भी कार्य शून्य होगा। फिर किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर यह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापन हो तो कार्य कितना होगा? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। 8 गुणा 12, 12 अट्ठे 96 जूल का यहाँ पर कार्य होगा। अध्याय 12 ध्वनि। सही विकल्प का चयन कीजिए। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पर? आयाम पर। ऑप्शन नंबर स सही है। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है किस पर? आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ब सही है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? इनमें से किस में अधिकतम होगी? स्टील में अधिकतम होगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के खलिस्तान करने के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण? कंपन के कारण, कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। फिर आगे आया, ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में खलिस्तान तरंगों के रूप में संचरित होती है। अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होती है। फिर अगला है, ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल खालिस्तान ही संचरित होता है। विक्षोभ ही संचरित होता है। विक्षोभ संचरित होता है। अगला है, ध्वनि तरंगे खालिस्तान तरंगे हैं। तो फिर से आया, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। 5वां नंबर है, ध्वनि संचरण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। फिर आगे आया, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं, खालिस्तान तरंग कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। फिर अगला है, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की खालिस्तान कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। यहाँ आ जाएगा आवृत्ति। आगे आया, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है? 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। 0.1 सेकेंड तक। फिर दूसरा आया, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज बोलते हैं हम। तो क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है परास। फिर अवश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति। फिर आगे आया, पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंग को बोलते हैं। किसको बोलेंगे? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगों को हम बोलेंगे पराश्रव्य तरंगें। अत्यंत धीमी साउंड वाली जो होती हैं, जिन्हें हम सुन नहीं सकते, वे पराश्रव्य कहलाती हैं। 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति जितनी अधिक होगी ध्वनि उतनी कम होगी। आगे आएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है?
पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ आ जाएगा पराश्रव्य। पराश्रव्य। फिर आगे आया, ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करता है? तारत्व या आवृत्ति, जिसे हम कहते हैं तारत्व या आवृत्ति। अध्याय 13 है, हम बीमार क्यों होते हैं? सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। विषाणु से होने वाले रोग हैं। विषाणु से होने वाले रोग हैं। कौन से हैं? डेंगू बुखार, बिल्कुल सही। एड्स, इन्फ्लुएंजा, तो ये सभी हैं, तो उपरोक्त सभी। फिर आगे आ जाएगा, जीवाणु से होने वाले रोग हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। टाइफाइड है, हैजा है और एंथ्रेक्स है, तो ये सभी हैं, तो उपरोक्त सभी। विषाणु से होने वाले हो गए, फिर ये जीवाणु से होने वाले रोग हो गए। फिर आया प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। कौन सा रोग है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग? मलेरिया है, तो ऑप्शन नंबर आ सही है। फिर आया प्रश्न क्रमांक 4, कृमि संक्रमण से होने वाले रोग हैं। कृमि संक्रमण से कौन सा रोग होगा? फील पाँव या एलिफेंटियासिस, ऑप्शन नंबर आ सही है। फिर 5वां, निद्रा लू व्याधि स्लीपिंग सिकनेस का कारक है। प्रोटोजोआ। 6वां है, कालाजार। कालाजार रोग का कारक है, क्या है? प्रोटोजोआ। फिर 7वां है, निम्नलिखित में से किन रोगों के उपचार हेतु टीके बनाए जा चुके हैं? किनके उपचार हेतु? टिटनेस, बिल्कुल सही। चेचक, बिल्कुल सही। पोलिया, बिल्कुल सही, पोलियो। इन सभी के लिए उपचार हेतु टीके बन गए हैं, उपरोक्त सभी आ जाएगा। अब सही जोड़ी मिलाना है। कालाजार, कालाजार का संबंध किससे है? लेशमानिया से है। तो कालाजार का संबंध किससे है? लेशमानिया से। एस्केरिश का संबंध है गोलकृमि से, इसे गोलकृमि से के सामने लिख देंगे। एंटीबायोटिक का संबंध है जीवाणु, एंटीबायोटिक के सामने क्या लिख देंगे? जीवाणु। फिर लैंगिक रोग कौन है? एड्स है, इसके सामने एड्स लिख देंगे। जापानी मस्तिष्क ज्वर विषाणु से फैलता है, तो ये हो गया विषाणु से होता है, इसके सामने विषाणु लिख देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। चलिए, तो पहला है, जापानी मस्तिष्क ज्वर का कारक कौन सा जीव होता है? कौन सा जीव होता है? मच्छर होता है, यहाँ लिख देंगे मच्छर। फिर दूसरा है, हेपेटाइटिस किस सूक्ष्मजीवी द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है? तो यहाँ जाएगा जीवाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा फैलता है। अगला है, एक दीर्घकालिक रोग का नाम लिखिए। कौन सा रोग है? कैंसर एक दीर्घकालिक रोग है। फिर आगे देखिए, एक संक्रामक रोग का नाम लिखिए। सर्दी जुकाम एक संक्रामक रोग है, सर्दी जुकाम। फिर आगे है, एक असंक्रामक रोग का नाम लिखिए। कैंसर एक असंक्रामक रोग है। अध्याय 15 है, खाद्य संसाधनों में सुधार। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर अ सही है। ऐसी फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती है उन्हें कहते हैं रबी फसल, ऑप्शन नंबर ब सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ फसलें हैं? कौन सी हैं? धान है, सोयाबीन है, मक्का है, उपरोक्त सभी है। फिर आगे आया, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रबी फसलें हैं? तो देखते हैं रबी फसलें कौन कौन सी हैं। गेहूं है, चना है, मटर है,
उपरोक्त सभी है। निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाकर फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है? किन विधियों को अपनाकर फसल की किस्म में सुधार करके सही, फसल उत्पादन प्रबंधन करके सही, फसल सुरक्षा प्रबंधन करके यह भी सही, यानी उपरोक्त सभी। फिर आया फसल की किस्म में सुधार करने हेतु किन गुणों की अपेक्षा होती है? तो किन गुणों की होती है? अच्छे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उच्च उत्पादन, उपरोक्त सभी इसमें भी आ जाएगा। अब 7वां प्रश्न है, जब संकरण जब पौधों की विभिन्न किस्मों में कराया जाए तो इसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अंतराकिस्मीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर अ सही है। फिर 8वां देखिए, रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उर्वरक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अ सही है। निम्नलिखित में से खरपतवार के उदाहरण हैं? क्या हैं? गोखरू, गाजर घास और मोथा, ये सभी क्या हैं? खरपतवार के उदाहरण हैं। फिर आ गए, पौधों में रोग कारक हो सकते हैं। रोग कारक क्या हो सकते हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक, उपरोक्त सभी। आगे आया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। तो देखिए, एक शब्द या वाक्य में पहले है, वॉस इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? किसका है? गाय का है। इसके आगे लिख देंगे गाय। फिर आगे है, वॉस बुवेलिस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो वो भैंस का है, तो आगे लिख देंगे भैंस। फिर आगे आ गया, जर्सी, रेड, सिंधी एवं साहिवाल दुग्ध उत्पादन करने वाले किस जंतु की नस्लें हैं? तो गाय की नस्लें हैं, यहाँ लिख देंगे गाय। फिर अगला है, उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केचुए की सहायता से किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट, तो लिख देंगे वर्मी कंपोस्ट। फिर आगे 5वां नंबर आया, ऐसे एक पौधे का नाम लिखिए जिनका उपयोग हरी खाद के निर्माण में होता है। कौन सा पौधा है वह? मूंग है। इसके बाद आ जाते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। पहला है वृहत पोषक, इसके सामने लिख देंगे फास्फोरस। फिर है सूक्ष्म पोषक, इसके सामने लिख देंगे कॉपर। वर्मी कंपोस्ट किससे बनता है? केंचुआ, इसके सामने केंचुआ लिख देंगे। नीम की पत्तियां जैव कीटनाशक। और नील हरित शैवाल जैविक उर्वरक। तो इस तरह से विज्ञान की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।